क्या होता है जब एक औरत थाने में अकेली जाती है, रिपोर्ट लिखवाने, इज्जत की भीख नहीं, इंसाफ मांगने, और वहां बैठा दरोगा उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, घूरता है, मुस्कुराता है और फिर कहता है, कहीं जान पहचान का तो नहीं था वो आदमी, या तू ही खुश थी, अब पछता रही है। जब औरत चुप रहती है तो वो और आगे बढ़ता है। बोल, पैसे लाई है या ऐसे ही नाटक करने आई है? थाने में नखरे नहीं चलते, न तेरी साड़ी देखेंगे न तेरे आंसू। और जब वो औरत सीधा जवाब देती है तो दरोगा गुस्से में उसकी कलाई पकड़ता है और फिर जोर से थप्पड़ मारता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो औरत थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगा वो कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसकी वर्दी उसे छूट देती है। उसे क्या पता था जिसे वो आंखों से नोच रहा था, जिसे झूठे बहानों से छेड़ रहा था? वो कोई आम औरत नहीं थी, वो एसडीएम थी। और उस दिन वो गाल पर थप्पड़ नहीं पड़ा था, पूरे सिस्टम के मुंह पर पड़ा था। अब कहानी शुरू होती है, एक ऐसे बदले की जिसमें गोली नहीं चलती, गाड़ी नहीं पलटती, सिर्फ सच की रिकॉर्डिंग चलती है और वर्दियों की नींव हिल जाती है। तो सोचिए, क्या होगा जब एक अफसर अपनी पहचान छुपाकर थाने के अंदर घुसती है और बाहर निकलते ही पूरा सिस्टम बदल देती है? अगर आपको ये कहानी दिल से छू जाए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और चैनल क्राइम स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो का संदेश आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, आप हमारी ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपकी एक लाइन हमारी मेहनत की सबसे बड़ी ताकत है। गांव बेलवा का थाना बाहर से जितना बड़ा और ऊंचा दिखता था, अंदर से उतना ही सड़ा हुआ था। खाकी वर्दी यहां इज्जत की नहीं, डर की पहचान बन चुकी थी। लोगों के बीच ये मशहूर था कि बेलवा थाने में बिना घूस के कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, चाहे तुम्हारे घर में चोरी हो गई हो या किसी ने तुम्हारी बेटी की इज्जत लूट ली हो। लोग आते थे, घंटों बैठते थे, थानेदार की आंखों में ताकते थे, और जब तक जेब से पैसे नहीं निकालते उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती थी। उस दिन दोपहर के वक्त एक औरत आई, सिर पर पल्ला, कांधे पर पुराना झोला, पांव में घिसी हुई चप्पल और माथे पर पसीना। देखने में बिल्कुल वैसी जैसी गांव की आम औरतें होती हैं, थकी हारी, कमजोर और टूटी हुई। लेकिन उसकी चाल में कुछ था, जैसे वो टूटी नहीं थी, बस कुछ जानना चाहती थी। थाने के बाहर बैठी चपरासी ने पूछा, किससे मिलना है? उस औरत ने सीधी आंखों में देखकर कहा, दरोगा जी से रिपोर्ट लिखवानी है। चपरासी ने आंख तरेरी, कौन सी रिपोर्ट? घर में घुसकर दो आदमी ने हाथ लगाया है, गंदी बात की है, डर लगता है। चपरासी ने मुंह बिचकाया और हाथ का पंखा झलते हुए कहा, बिना दरोगा से बात किए कोई रिपोर्ट नहीं लिखेगी यहां। जा, वहीं सामने बैठ जा। औरत चुपचाप जा बैठी, न चिल्लाई न बहस की, बस आंखों से थाने की दीवारें नापती रहीं। उसे अंदर की गंध आ रही थी, सड़ी हुई ईंटों, थके हुए इंसाफ और उस खाकी की जो अब डराने लगी थी। करीब 1 घंटा बीत गया और फिर दरोगा रंजीत बाहर निकला, मोटा पेट, लाल आंखें और गुटखा चबाते हुए, थूक फेंकते हुए। कौन है बेतू? वो औरत के पास आकर बोला। रिपोर्ट लिखवानी है साहब, वो बोली, बहुत सीधी आवाज में, लेकिन उसका लहजा बहुत संतुलित था। कैसी रिपोर्ट? क्या हुआ? घर में 2 आदमी घुसे, बदतमीजी की, छूने लगे। रंजीत ने हंसते हुए सिपाही की तरफ देखा। सुना राम बिहारी, ये कह रही है छेड़खानी हुई है। कौन थे बे वो आदमी? जान पहचान के थे क्या? औरत चुप रही। कहां के थे? गांव के थे? शक है किसी पर? नहीं साहब, किसी को नहीं पहचानती। तब तो और दिक्कत है। गवाह है कोई? नहीं। फिर क्या रिपोर्ट लिखूं? खाली हवा में। तुझे लगता है हम ऐसे ही टाइम बर्बाद करते हैं? और फिर? रंजीत का चेहरा कड़ा हो गया। पैसे लाई है रिपोर्ट लिखवाने के? औरत ने साफ मना किया। नहीं, गरीब हूं। फिर निकल यहां से, फालतू केस लेकर आई है। यहां रिपोर्ट फ्री में नहीं लिखती सरकार। सिपाही हंस पड़े। कोई कहने लगा, लगता है मंथली कोटा पूरा नहीं हुआ, इसलिए कहानी गढ़ रही है। रंजीत ने औरत का हाथ पकड़ा और बोला, जा बहन, ज्यादा नाटक मत कर, निकल यहां से, वरना अंदर कर दूंगा उल्टा।
औरत ने धीरे से हाथ छुड़ाया। मैं नाटक नहीं कर रही। अबे तू बहुत बोल रही है, निकलती है कि नहीं? और तभी रंजीत ने गुस्से में थप्पड़ जड़ दिया, वो भी पूरे थाने के सामने। एकदम खामोशी छा गई। थप्पड़ की आवाज दीवारों से टकराकर पूरे कमरे में फैल गई। औरत की आंखों में पानी नहीं था, बस एक ठंडी सी नजाकत थी। वो गिरी नहीं, रोई नहीं, बस कुछ देर तक थाने की दीवारों को देखती रही। फिर उसने अपनी चप्पल उठाई, झोला कांधे पर डाला और बिना एक शब्द बोले बाहर चली गई। लेकिन जाते जाते उसके झोले में रखी छोटी सी डिवाइस की लाल बत्ती बंद हो गई। उसी वक्त बेलवा थाने में कुछ ऐसा दर्ज हो गया था जो किसी डायरी में नहीं, किसी सिस्टम के इतिहास में लिखा जाएगा। थाने में बैठे सिपाही हंसते रहे, लेकिन दरोगा रंजीत को तब भी कुछ अजीब सा लगा। उस औरत की आंखें, वो चुप्पी और वो झोला। उसे नहीं पता था कि ये थप्पड़ सिर्फ एक गाल पर नहीं पड़ा है, ये पूरे सिस्टम की खाल पर पड़ा है। कहानी अब शुरू हो चुकी थी, एक ऐसी औरत की जिसने न अपना नाम बताया न पद, लेकिन सब कुछ देख लिया। और अब कुछ दिन बाद वही थाने में लौटेगी, नाम के साथ, ताकत के साथ और हिसाब के साथ। बेलवा थाना अब भी वैसा ही था, गर्म दीवारें, पसीने से भीगे सिपाही और बाहर कुर्सी पर बैठकर आदेश देने वाला दरोगा रंजीत। उसे नहीं पता था कि जिसने थप्पड़ खाकर भी पलटकर कुछ नहीं कहा था, वही औरत अब अपने असली रूप में उसे देखने आ रही थी। 3 दिन बाद ठीक उसी समय थाने के बाहर एक सफेद स्कॉर्पियो आकर रुकी। कोई सायरन नहीं बजा, कोई शोर नहीं हुआ, सिर्फ एक सरकारी गाड़ी से उतरी वही औरत। लेकिन इस बार उसकी चाल में कोई थकावट नहीं थी। उसकी आंखों में ना डर था ना संकोच। और सबसे खास बात, अब उसके कंधे पर झोला नहीं, सरकारी फाइलों से भरा बैग था। उसके साथ 2 और लोग थे, एक कैमरा लिए और एक छोटा सा रजिस्टर पकड़े। सिपाही ने देखा और सीधा भागा दरोगा के पास। साहब, बाहर वही औरत आई है। लेकिन साहब, आज उसके साथ सरकारी लोग भी हैं। रंजीत जैसे ही बाहर निकला, उसके पांव वहीं जम गए। वो औरत अब सिर पर पल्ला नहीं डाल रही थी, वो सीधी खड़ी थी और उसकी कमर पर बंधा सरकारी बेल्ट उसके पद का सबूत था। मैं उप जिलाधिकारी नीतू हूं और बेलवा थाने के औचक निरीक्षण पर आई हूं। चारों तरफ खामोशी। सिपाही एकदम सीधे खड़े हो गए। कोई अपनी टोपी ठीक करने लगा, कोई वर्दी को खींचकर सीधा कर रहा था। रंजीत के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। वो समझ ही नहीं पाया कि ये वही औरत है जिसे 3 दिन पहले उसने थप्पड़ मारा था। नीतू अंदर चली गई, सीधे उस मेज पर पहुंची जहां उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई थी। उसने एक फाइल खोली और बोली, इस थाने में कितने केस पेंडिंग हैं दरोगा जी? रंजीत ने धीरे से कहा, जी, कुल 27। इनमें से कितनों की रिपोर्ट पीड़ित की बात सुनकर लिखी गई और कितनों में पैसे की मांग हुई? रंजीत ने कुछ नहीं कहा। मैं पूछ रही हूं, कितनों को पैसे के बिना न्याय मिला? रंजीत ने हकलाते हुए कहा, मैडम, यहां सब कुछ नियम से होता है। क्या नियम में लिखा है कि पीड़िता को थप्पड़ मारा जाएगा? नीतू की आवाज अब भारी हो चुकी थी। मैडम, आप चुप रहिए। आपने एक अफसर को मारा है, आपने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी, उसके साथ बदसलूकी की, और सबसे बड़ा अपराध, आपने उस इंसान को नीचा दिखाया जो आपके सामने इंसाफ मांगने आया था। रंजीत अब पूरी तरह कांप रहा था। कमरे की हवा में अब गर्मी नहीं, डर बह रहा था। नीतू ने अपनी फाइल से एक पेन ड्राइव निकाली और उसे सामने रखे लैपटॉप में लगाया। एक क्लिक और पूरे कमरे में गूंजने लगी रंजीत की वही आवाज, तू कौन है बे? चल निकल यहां से। पैसे नहीं है तो कलम भी नहीं उठेगा। बहुत बोल रही है बे तू। और फिर थप्पड़ की आवाज। पूरा थाना सुन रहा था। हर सिपाही चुपचाप खड़ा था, जैसे किसी ने दीवारों को ही जिरह के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया हो। नीतू ने कहा, अब बोलिए, क्या आप इस थाने में रिपोर्ट बिना पैसे के लिखते हैं? रंजीत की आंखें नीचे झुक गईं। क्या आपको पता था कि जिसे आपने थप्पड़ मारा वो इस जिले की उपजिलाधिकारी है? नहीं मैडम, उसकी आवाज कांप रही थी। अगर पता होता तब भी मारते? नहीं मैडम। और अगर वो एसडीएम नहीं होती तो क्या आप उसे यूं ही धक्के देकर निकाल देते? रंजीत अब बोल नहीं पा रहा था। उसकी पसीने से तरबतर वर्दी उसकी हालत बयान कर रही थी।
नीतू ने अपना बैग उठाया और सीधे उसके सामने आकर बोली, अब से इस थाने की कमान आप नहीं, जांच अधिकारी संभालेंगे। आप सस्पेंड नहीं, अरेस्ट किए जा रहे हैं। और बाकी सभी कर्मचारी जिनकी आवाज उस रिकॉर्डिंग में है, उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। थाने में अफरा तफरी मच गई। जो सिपाही हंस रहे थे, अब उनके चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। थाने की छत पहली बार इतनी खामोश थी, जैसे वहां से इंसाफ की आहट निकल रही हो। उसी वक्त एक दूसरी सरकारी गाड़ी भी पहुंची। उसमें से उतरते हैं जिला न्यायालय के 2 अधिकारी, लोकल प्रेस और महिला आयोग की सदस्य। अब ये सिर्फ औचक निरीक्षण नहीं था, ये पूर्ण सत्यापन और कार्यवाही थी। और नीतू ने सबके सामने सिर्फ एक बात कही, मैं यहां किसी की वर्दी उतारने नहीं आई थी। मैं चाहती थी कि ये वर्दी अपनी इज्जत खुद बचा ले। लेकिन अब जब ये वर्दी गुनाह की गवाह बन गई है, तो इसे उतारना जरूरी है। दरोगा रंजीत को हथकड़ी पहनाई गई और उसी मेज पर बैठकर, जहां 3 दिन पहले एक थप्पड़ मारा गया था, अब एक नया आदेश लिखा गया। थाने से बाहर निकलते समय नीतू के चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, न ही कोई राहत। उनके भीतर एक गहरी खामोशी थी, जो सिर्फ वही समझ सकती थीं जिसने थप्पड़ खाकर भी जवाब नहीं दिया था। लोग उन्हें ताकते रहे, कैमरे उनके चेहरे पर फोकस करते रहे। अखबार वालों ने हेडलाइन बनाने के लिए कई सवाल उछाले, लेकिन नीतू ने किसी से कुछ नहीं कहा। गाड़ी में बैठने के बाद उन्होंने दरवाजा बंद किया और गहरी सांस लेते हुए सामने देखा, जैसे खुद से कह रही हों, अब शुरुआत हुई है। 3 दिन के भीतर इस पूरे जिले के पुलिस सिस्टम को हिला देने वाला आदेश जारी हुआ। जिला कलेक्टर, महिला आयोग और मानवाधिकार संगठन को विशेष रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें बेलवा थाने में प्रचलित भ्रष्टाचार, महिला विरोधी रवैये और अफसरशाही के दुरुपयोग की विस्तार से जानकारी थी। लेकिन नीतू जानती थीं, ये लड़ाई दरोगा रंजीत से बड़ी थी। रंजीत तो बस एक चेहरा था, असली खेल उसके पीछे था। उन्हें याद थी एक पुरानी फाइल। 2 महीने पहले एक महिला की आत्महत्या की रिपोर्ट आई थी, जिसमें लिखा था कि उसे न्याय नहीं मिला। वो केस भी बेलवा थाने से जुड़ा था। उस समय भी यही नाम सामने आया था, रंजीत। अब वो पुरानी फाइलें फिर से खुलने लगी थीं। पिछले 2 साल में बेलवा थाने में जितने केस बंद किए गए थे, उनमें से आधे बिना जांच के थे। न कोई एफआईआर, न कोई पीड़ित से पूछताछ, सिर्फ एक स्टैंप, मामला समाप्त। नीतू ने अपने कार्यालय में उस रात अकेले बैठकर उन सभी फाइलों को एक-एक कर पढ़ा। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन थकान की लकीरें जरूर थीं। अगर मैंने उस थप्पड़ को सहकर छोड़ दिया होता, तो ये फाइलें कभी दोबारा नहीं खुलती। सुबह होते होते उन्होंने एक विशेष जांच टीम गठित की, लेकिन इस बार जांच में थाने का कोई भी कर्मचारी नहीं था। टीम में शामिल किए गए थे 3 रिटायर्ड अधिकारी, एक महिला शिक्षक और एक आरटीआई कार्यकर्ता। यह टीम अब घर घर जाकर बेलवा थाने से जुड़े पीड़ितों से मिलेगी, और ये जांच सिर्फ फाइलों में नहीं, लोगों की आंखों और जख्मों में की जाएगी। उस दोपहर गांव की एक बूढ़ी औरत आई, जो धीरे धीरे चलती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची। उसके पास न कोई दस्तावेज था, न कोई वकील, बस एक पुराना पीला लिफाफा। मैडम, ये मेरे बेटे की तस्वीर है, जिसे 4 महीने पहले थाने में ले गए थे, फिर उसकी लाश नाले में मिली। पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई। नीतू ने उसकी आंखों में देखा। आंखों में ना आंसू थे, न शिकायत, बस एक पत्थर जैसा दर्द। आपका नाम? राजवती। आपके बेटे का? मोहन। मजदूरी करता था, कभी किसी से झगड़ा नहीं किया। नीतू ने तुरंत अपनी टीम को उस केस की जानकारी दी। अगले 2 दिनों में बेलवा थाने के भीतर दबी हुई सड़ांत बाहर आने लगी। कई महिलाएं सामने आईं, जिन्होंने पहले कभी रिपोर्ट नहीं करवाई थी। एक ने कहा, रिपोर्ट नहीं लिखी, उल्टा मेरे पति को अंदर कर दिया। दूसरी बोली, मैं चुप रही क्योंकि मेरे बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी दी गई थी। बेलवा का थाना अब खुद एक अपराध स्थल बन चुका था, लेकिन ये खबर धीरे धीरे अब उस खास ताकत तक भी पहुंचने लगी थी, जो दरोगा रंजीत को बचाती थी, जिसने उसे वहां नियुक्त किया था और जो नहीं चाहती थी कि यह मामला बाहर आए। एक रात नीतू के ड्राइवर ने कहा, मैडम, 2 अनजान लोग ऑफिस के बाहर आपकी गाड़ी को देख रहे थे। जब मैंने पास जाने की कोशिश की, वो बाइक पर भाग गए।
नीतू ने सिर्फ इतना कहा, मैं डरने के लिए नहीं बनी हूं। मैं ये लड़ाई शुरू कर चुकी हूं। अब इसे खत्म किए बिना चैन नहीं लूंगी। उसी रात एक गुमनाम चिट्ठी उनके ऑफिस पहुंची। अगर बेलवा थाना बंद हुआ तो अगला नंबर आपका होगा। संभल जाएं एसडीएम मैडम। लेकिन नीतू अब पीछे हटने वालों में नहीं थीं। उन्होंने अगली सुबह डीजीपी ऑफिस में चिट्ठी भेजी। अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी बेलवा थाने के पूर्व अधिकारियों और उनके संरक्षकों की होगी। मैं मर भी जाऊं तो ये केस बंद नहीं होना चाहिए। और अब कहानी वहां पहुंच चुकी थी जहां से कुछ लोग इसे रोकना चाहते थे। बेलवा थाना अब सिर्फ एक थाना नहीं था, वो एक सवाल बन चुका था जो पूरे सिस्टम के सामने खड़ा था। बेलवा थाने के बंद दरवाजों के पीछे अब न सिर्फ पुरानी गलतियां दब रही थीं, बल्कि वो डर भी पनप रहा था जो एक ईमानदार अफसर की जिद से पैदा होता है। नीतू को इस बात का पूरा अंदाजा था कि अब मामला एक थप्पड़ से बढ़कर सिस्टम बनाम सच्चाई हो चुका है। लेकिन यही तो उनका इम्तिहान था। जांच समिति अब गांव-गांव जा रही थी। महिलाएं जो कभी थाने का नाम सुनकर कांप जाती थीं, अब नीतू का नाम लेकर सामने आने लगीं। मैडम के रहते हमें डर नहीं लगता। ये वाक्य बेलवा इलाके में अब रोज दोहराया जाने लगा था। एक दिन समिति के सदस्य, जो एक वरिष्ठ शिक्षक थे, एक पुरानी विधवा महिला के घर पहुंचे। महिला ने चुपचाप एक पुरानी डायरी सामने रख दी और कहा, ये मेरे बेटे की है, जो रोज लिखता था कि कैसे बेलवा थाने में उससे जबरन चोरी कबूल करवाई गई और कैसे एक रात वो रोता हुआ घर लौटा और फिर कभी सुबह नहीं देखी। नीतू ने डायरी को पढ़ते हुए जब आखिरी पन्ना पलटा, उसमें लिखा था, अगर मेरी मां इंसाफ मांगने जाएगी तो उसे भी मार देंगे, इसलिए मैं जा रहा हूं। लेकिन अगर कभी कोई ईमानदार अफसर आए तो उसे मेरी डायरी जरूर देना। नीतू की आंखें भर आईं। वो जानते हुए भी कि अफसरों को भावुक नहीं होना चाहिए, रुक नहीं पाईं। उस डायरी को उन्होंने विशेष सबूत की तरह सील करवा दिया। अब उन्हें ये यकीन हो चला था कि बेलवा थाना सिर्फ रिश्वत का अड्डा नहीं था। ये एक सुनियोजित अपराध नेटवर्क का हिस्सा था, जहां पीड़ित को ही गुनहगार बना दिया जाता था। इसी बीच नीतू के दफ्तर में एक अनजान आदमी आया। चुपचाप बगल में पुराना बैग लटकाए खुद को पेश किया। नाम है रामेश्वर, बेलवा थाने का पूर्व सिपाही। क्या काम है? नीतू ने पूछा। रामेश्वर कांपती आवाज में बोला, मैडम, मुझसे गलती हो गई थी। मैंने कई बार लोगों से जबरदस्ती करवाई। डर से चुप रहा, लेकिन अब और नहीं छिप सकता। नीतू ने तुरंत कुर्सी आगे खींची। क्या आपके पास सबूत हैं? रामेश्वर ने बैग से पुराने रसीदों की एक फाइल निकाली। उन रसीदों पर पैसे के लेन देन की तिथि, नाम और केस नंबर लिखे थे, जो थाने में कभी दर्ज ही नहीं हुए। ये किसके कहने पर होता था? रंजीत साहब, लेकिन उनके पीछे जो थे उनका नाम भी सब जानते थे। डीएसपी गिरीश, वही जो हर महीने बंधी रकम लेने आते थे। डीएसपी गिरीश, जिले का सबसे ताकतवर अफसर, जो हमेशा नेताओं के साथ तस्वीरों में दिखता था, जो हर आयोजन में मंच पर सबसे आगे बैठता था और जिसके खिलाफ आज तक कोई उंगली नहीं उठा सका था। नीतू जानती थीं, अब उनका मुकाबला सड़क के दरोगा से नहीं, कुर्सी के शेर से है। लेकिन उन्होंने फैसला किया, अब ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ेंगी। उन्होंने तुरंत आरटीआई कार्यकर्ता, पत्रकारों और न्यायिक अधिकारियों को आमंत्रित कर एक ओपन पब्लिक सुनवाई का आयोजन किया, गांव की पंचायत भवन में। वहां 300 से अधिक लोग आए। हर चेहरा कुछ न कुछ कहना चाहता था। पहली बार किसी सरकारी अफसर ने गांव वालों से कहा, आप बोलिए, जो नहीं कहा आज कह दीजिए। अब यह दरवाजा बंद नहीं होगा। एक महिला खड़ी हुई। मेरे भाई को शराब तस्करी के झूठे केस में बंद किया गया। जब पैसे नहीं दे पाई तो रिपोर्ट में लिखा गया कि वो नक्सली था। वो आज भी जेल में है। एक बुजुर्ग बोले, रंजीत और उसके सिपाही मेरा खेत हथियाना चाहते थे। जब मना किया तो मेरे ऊपर जमीन विवाद में एफआईआर कर दी। गांव की हर गली से दर्द निकल रहा था और पहली बार दर्द को लिखने वाले खुद पीड़ित थे। सुनवाई खत्म होते ही डीएसपी गिरीश को बुलाया गया, सरकारी नोटिस के तहत। वो आया, लेकिन चौंका हुआ था। नीतू के हाथ में सबूतों की फाइल थी। डीएसपी मुस्कुराया, एसडीएम मैडम, आप राजनीति नहीं समझती। ये सब ड्रामा है। आप अफसर हैं,
आप ही जानते हैं कि व्यवस्था ऐसे ही चलती है। नीतू शांत थीं, लेकिन उनकी आंखों में ज्वाला थी। व्यवस्था अगर लाशों के कांधों पर चले तो वो व्यवस्था नहीं, लाशखाना बन जाती है। आप आरोप लगा रही हैं? नहीं, मैं न्यायिक जांच की सिफारिश कर रही हूं, और इस बार सिर्फ कागजों पर नहीं, जनता की गवाही के साथ। डीएसपी ने कहा, आप अपने से ऊपर वालों पर हाथ डाल रही हैं, इसके नतीजे होंगे। नीतू ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन इस बार नतीजे सिर्फ मेरे नहीं, पूरे सिस्टम के होंगे। उस शाम गांव बेलवा की फिजा में अजीब सी हलचल थी, जैसे बरसों से बंद पड़ा एक कुआं अब खुद बोलने लगा हो। अगले 24 घंटे में जिले के एएसएसपी, एएसपी और प्रशासन के बड़े अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी गई, जिसमें नीतू की सिफारिश थी, डीएसपी गिरीश को जांच से दूर रखा जाए और बेलवा थाना को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए जब तक कि स्वतंत्र सुनवाई पूरी न हो जाए। जवाब आने में देर नहीं लगी, लेकिन जो जवाब आया वो एक नई चाल थी। 3 दिन तक कोई जवाब नहीं आया, न जिले से, न राजधानी से, न ही डीजीपी ऑफिस से। नीतू को लगने लगा था कि मामला अब ऊपर तक दबा दिया गया है, लेकिन चौथे दिन सुबह जैसे ही वो अपने दफ्तर पहुंची, उन्हें जिलाधिकारी कार्यालय से एक सीलबंद लिफाफा मिला। लिफाफा खोला तो पत्र था, एसडीएम नीतू जी, आपके कार्यकाल में बेलवा थाने की कार्यशैली पर आपकी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, परंतु उच्चाधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि मामला वर्तमान डीएसपी गिरीश जी की निगरानी में ही जांचा जाएगा। साथ ही आपकी निष्पक्षता पर प्रश्न उठाते हुए आपको आगामी आदेश तक छुट्टी पर भेजा जाता है। नीतू पत्र पढ़ती रहीं, उनकी उंगलियां कागज की सिलवटों को टटोलती रहीं, लेकिन चेहरा बिल्कुल स्थिर। अंदर जैसे कुछ टूटकर बिखर गया हो, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं। उनके स्टाफ ने पूछा, मैडम, आप ठीक हैं? नीतू ने बस इतना कहा, अब ये लड़ाई मेरी नहीं रही, अब ये उनकी है जिनके लिए मैंने शुरू की थी। वो अपने कमरे में गईं। दीवार पर टंगी मां की तस्वीर के नीचे बैठीं। तस्वीर में उनकी मां उन्हें एक स्कूल ड्रेस पहनाते हुए मुस्कुरा रही थीं। मां, जब आपने कहा था, बेटा अफसर बन ताकि किसी का गलत ना सहना पड़े, क्या आपने ये भी सोचा था कि एक दिन तुम्हारी बेटी को भी चुप करवा दिया जाएगा? उनकी आंखों से पहली बार एक आंसू टपका, लेकिन अगले ही पल नीतू उठीं। उन्होंने अपने बैग से वह पेन ड्राइव निकाली जिसमें बेलवा थाने की रिकॉर्डिंग थी। उसी के साथ रामेश्वर की फाइल, मृतक मोहन की डायरी और जांच समिति के हस्ताक्षरित बयान सब एक जगह इकट्ठा किए, और फिर उन्होंने एक साधारण मोबाइल निकाला, कैमरा चालू किया और रिकॉर्ड बटन दबाया। नमस्कार, मैं उपजिलाधिकारी नीतू हूं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें मैं इस पद पर ना रहूं, लेकिन मेरा कर्तव्य सिर्फ कुर्सी से नहीं था, वो जनता से था। बेलवा थाने में जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक अफसर की बेइज्जती नहीं थी, वो एक मां की चुप्पी, एक बच्चे की लाश और एक बुजुर्ग की उम्मीद का अपमान था। मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, मुझे चुप करवाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मेरी आवाज अब रुकने वाली नहीं है। उसने सारी फाइलें डिजिटल फॉर्म में बदलकर एक आरटीआई कार्यकर्ता को भेज दी और बोली, अगर मैं न रहूं तो ये वीडियो रिलीज कर देना। अगले दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जब एसडीएम ने थप्पड़ नहीं लौटाया, लेकिन पूरा सिस्टम हिला दिया। लाखों लोगों ने देखा, पूरे प्रदेश में चर्चा फैल गई। न्यूज चैनलों ने बहस शुरू कर दी, क्या सच्चाई को सस्पेंड किया जा सकता है? एक औरत अकेली सिस्टम के खिलाफ? डीएसपी गिरीश का असली चेहरा? डीएसपी गिरीश के दफ्तर में खलबली मच गई। फोन बजने लगे, अधिकारी बौखलाने लगे। नीतू के खिलाफ दुष्प्रचार शुरू हुआ, वो मानसिक रूप से अस्थिर हैं, अहम की लड़ाई लड़ रही है, राजनीति कर रही हैं। लेकिन जनता अब जान चुकी थी कि सच क्या है। लोगों ने पंचायत भवनों पर पोस्टर लगाने शुरू कर दिए, हमारी एसडीएम मैडम जो चुप रहीं ताकि हम बोल सकें। और तभी एक खबर आई, डीएसपी गिरीश पर लगे गंभीर आरोपों की जांच के आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी हुए हैं। डीएसपी गिरीश को छुट्टी पर भेजा गया और जांच से अलग किया गया। नीतू की रिपोर्ट को स्वतंत्र जांच आयोग को सौंपा गया। उसी शाम बेलवा थाने के सामने बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। गांव की महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग सब हाथों में दिए लिए हुए खड़े थे।
दिए की लौ हवा से कांपती थी, लेकिन बुझती नहीं थी। फिर एक बच्ची आई, नीतू को देखकर बोली, मैडम, अब डर नहीं लगता, अब थाने में जाने का मन करता है। नीतू मुस्कुराई और बोली, क्यों? बच्ची बोली, क्योंकि अब वहां आपकी इज्जत है और हमारी आवाज। और उस रात पहली बार बेलवा थाना रोशनी से भर गया था। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी, क्योंकि जब सच को पहचान मिलती है तो झूठ अपनी नई चालें चलना शुरू करता है। बेलवा थाने की जांच अब उच्च स्तरीय कमेटी को सौंप दी गई थी। डीएसपी गिरीश जांच से बाहर हो चुके थे और एसडीएम नीतू का निलंबन आदेश विचाराधीन कर दिया। लेकिन सिस्टम को सिर्फ हिला देना काफी नहीं होता, उसे बदलना पड़ता है। नीतू अब भी छुट्टी पर थीं, लेकिन वो चुप नहीं बैठीं। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों से बात करना शुरू कर दिया। स्कूलों में बच्चियों को बताया कि थाने जाना डर की नहीं, हक की बात है। पंचायत सभाओं में खड़े होकर उन्होंने महिलाओं को सिखाया कि रिपोर्ट कैसे दर्ज करवाई जाती है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, मैडम, अब अफसर नहीं है, लेकिन असली अफसर यही हैं। पर इसी दौरान एक रात एक फोन आया, अनजान नंबर से। तुम्हारा बहुत तमाशा हो गया नीतू। अगर अगली बार बेलवा की तरफ देखा भी तो तुम भी उसी नाले में पाई जाओगी जहां मोहन मिला था। नीतू ने फोन काटा, लेकिन इस बार उन्होंने नंबर को ट्रेस कराया। कॉल बिहार बॉर्डर के पास से आया था और जिस नाम पर रजिस्टर था वो नाम था गुलशन यादव, वहीं जो बेलवा थाने में रंजीत का खास आदमी था और जिसके नाम 2 बार रेप केस दर्ज हुए थे, लेकिन कभी चार्जशीट नहीं बनी। अब कहानी उस जगह जा पहुंची थी जहां से भ्रष्टाचार की जड़ें निकाली जा सकती थीं। नीतू ने फैसला किया, अब वो सिर्फ आवाज नहीं उठाएंगी, अब वो सबूतों की फसल बोएंगी। उन्होंने आरटीआई कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाओं और 2 पूर्व पुलिस अधिकारियों को साथ लिया और बेलवा थाने में पिछले 5 वर्षों में आए हर केस की सूची मंगवाई। उस सूची को देखकर एक ऐसा सच बाहर आया जिसने पूरे जिले को हिला दिया। 5 वर्षों में 812 मामलों में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन केवल 137 में ही चार्जशीट दायर की गई। 211 मामलों में आरोपी का नाम ही नहीं लिखा गया और करीब 400 मामलों को झूठी शिकायत बताकर बंद कर दिया गया, बिना किसी जांच के। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब ये सामने आया कि दर्जनों महिला पीड़िताओं के बयान कोर्ट तक कभी पहुंचे ही नहीं। दरअसल थाने में ही उन्हें धमकाकर माफीनामा लिखवा लिया गया था। नीतू ने इन आंकड़ों के साथ एक रिपोर्ट तैयार की और उसे सीधे राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजा। साथ ही उन्होंने अपने एक पुराने आईएएस बैचमेट, जो अब गृह मंत्रालय में थे, को व्यक्तिगत पत्र लिखा। अब मामला सिर्फ जिले का नहीं रहा, ये राज्य और देश के सामने एक नारी गरिमा और प्रशासनिक भ्रष्टाचार की खुली किताब बन चुका था। और तब पहली बार नीतू को दिल्ली से कॉल आया, मैडम, आपका केस राष्ट्रीय स्तर पर उठ चुका है, आपको दोबारा पोस्टिंग दी जा रही है और इस बार बेलवा ब्लॉक में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में। लेकिन नीतू ने कहा, मैं पद नहीं मांग रही थी, जवाब मांग रही थी। अगर यह फैसला सिर्फ मुझे शांत करने के लिए है तो मैं स्वीकार नहीं करूंगी, लेकिन अगर मेरी रिपोर्ट को मान्यता मिलती है और उस पर काम शुरू होता है तब मैं जरूर लौटूंगी। उसी दिन राज्य सरकार की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई। बेलवा थाने की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए एक विशेष जांच आयोग का गठन किया गया है। थाने को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है और जांच पूरी होने तक किसी भी पुलिसकर्मी की वापसी वहां नहीं होगी। जनता से अपील है कि वे अपने पुराने मामलों की जानकारी आयोग को दें। गांव में जश्न जैसा माहौल हो गया। महिलाएं मिठाई बांटने लगीं। बच्चों ने दीवारों पर लिखा, अब न्याय डरता नहीं, न्याय लौट आया है। डीएसपी गिरीश पर भी अब जांच शुरू हो चुकी थी। उनके खिलाफ दर्ज आरटीआई और पीड़िता के बयान राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंच चुके थे। एक पूर्व महिला कांस्टेबल ने गवाही दी, गिरीश साहब ने खुद कई बार मुझे केस रफा दफा करने का आदेश दिया। अब नीतू के पास एक नया प्रस्ताव आया। क्या आप इस आयोग की अध्यक्षता करेंगी? उन्होंने कहा। अगर मुझे वो कुर्सी मिलती है जहां से मैं बेलवा जैसे 10 और थानों को बदल सकूं, तो मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगी। इस बात की घोषणा होते ही बेलवा में वो दृश्य देखने को मिला जो पहले कभी नहीं देखा गया था। थाने की दीवारें दोबारा रंगी गईं,
गेट पर नया बोर्ड लगाया गया, जनता की सेवा में समर्पित थाना बेलवा। और पहली बार उस थाने में महिलाओं की अलग हेल्प डेस्क बनाई गई और उसमें नियुक्त की गईं 2 महिला इंस्पेक्टर, जिनकी रिपोर्ट खुद नीतू हर सप्ताह देखती थीं। एक नई शुरुआत हो रही थी, न शोर से न जुलूस से, बस चुपचाप लेकिन मजबूत कदमों से। बेलवा थाने की दीवारें अब पुरानी नहीं रहीं। दीवारों से अब सिर्फ सरकारी नोटिस नहीं चिपके थे, वहां अब बच्चों की बनाई पेंटिंग्स थीं, जिनमें पुलिस वालों को मददगार के रूप में दिखाया गया था। थाने के गेट पर अब भ्रष्टाचार मुक्त थाना का बोर्ड चमक रहा था, लेकिन सबसे गहरी और सच्ची चमक किसी दीवार पर नहीं, लोगों की आंखों में थी। अब लोग थाने में आते समय कांपते नहीं थे, और सबसे अहम बात, महिलाएं थाने में अपनी बात रखने लगी थीं। पर नीतू जानती थी कि परिवर्तन की असली परीक्षा तब होती है जब वक्त एक और धोखा देता है, और ऐसा हुआ भी। एक रात नीतू अपने सरकारी विश्राम गृह में थी। बाहर मौसम खराब था, बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे और हवा में कुछ बेचैनी सी थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। गेट खोलते ही चौकीदार ने घबराई हुई आवाज में कहा, मैडम, बाहर एक महिला खड़ी है, बुरी हालत में है, कहती हैं कि बहुत जरूरी है। नीतू ने बिना देर किए कहा, उसे अंदर लाओ। महिला अंदर आई, साड़ी फटी हुई, चेहरा सहमा हुआ, बाल बिखरे हुए। उसने कुछ देर तक चुपचाप नीतू को देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगी। मैडम, उन्होंने फिर से किया, वही बेलवा के पुराने लोग जिन्हें आपने हटवा दिया था, वो फिर से लौट आए हैं, इस बार नए नाम से, नई वर्दी में। नीतू सन्न रह गई। क्या कह रही हो तुम? मैडम, मेरा भाई रिंकू, उसे गाड़ी चोरी के झूठे केस में पकड़ लिया है और उससे कहा जा रहा है कि या तो जुर्म कबूल कर या बहन को भेज। इंसाफ की कीमत अब भी देनी पड़ रही है मैडम। नीतू का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने तुरंत नए थानेदार को फोन किया। क्या आपके थाने में कल रिंकू नाम का कोई लड़का लाया गया? जी मैडम, एक केस में गाड़ी चोरी का मामला है। क्या उसके खिलाफ कोई सबूत है? जी, अभी तो नहीं। तो फिर लॉकअप में क्यों है? मैडम, आदेश ऊपर से आया था। ऊपर से? कौन ऊपर से? फोन कट गया। नीतू समझ गई थी, पुराना सिस्टम अब नए चेहरे पहन चुका था। अब बदलाव सिर्फ थाने की ईंटों तक नहीं, संविधान की धड़कनों तक पहुंच चुका था। उन्होंने तुरंत महिला को संरक्षण में लिया और उस रात खुद एक गाड़ी में बैठकर बेलवा थाने पहुंची, बिना किसी को सूचना दिए। रात के करीब 11 बजे का वक्त था। थाने में घुसते ही उन्होंने देखा, रिंकू लॉकअप में बैठा था और 2 जवान बाहर चाय पी रहे थे। उन्हें देखकर एक ने झेंपते हुए सलाम किया, लेकिन नीतू बिना बोले सीधे इंस्पेक्टर के केबिन में गई। इंस्पेक्टर चौंक गया। मैडम, आप इतनी रात को? इतनी रात को मैं इंसाफ लेने नहीं, लुटा हुआ भरोसा वापस लेने आई हूं। मैडम, वो केस तो झूठा है और मैं जानती हूं कि ये आदेश किसके थे। मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे रिकॉर्ड चाहिए, किसके कहने पर उसे पकड़ा गया। एफआईआर फाइल करो और अगली 24 घंटे में अगर वो लड़का निर्दोष निकला तो तुम्हें सस्पेंड नहीं, गिरफ्तार किया जाएगा। इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। रात भर बेलवा थाना फिर से जाग गया, लेकिन इस बार डंडों की आवाज से नहीं, सच्चाई के दस्तावेजों की आहट से। अगली सुबह नीतू ने प्रेस को बयान दिया, बेलवा अब भी बदल रहा है, लेकिन ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक वर्दी में इंसानियत ना लौटे। अब उन्होंने एक नया प्रस्ताव रखा, जन भागीदारी थाना प्रणाली। इसके तहत अब हर महीने गांव के नागरिक प्रतिनिधियों की एक बैठक थाने में होगी, जिसमें वे सीधे अफसरों से सवाल पूछ सकते हैं। हर थाना रिपोर्ट ऑनलाइन पब्लिश की जाएगी और महिला सुरक्षा के मामले में अनदेखी करने वाले थाने को सार्वजनिक नोटिस मिलेगा। ये पहली बार था कि किसी जिले में पुलिस और जनता एक मंच पर बराबरी से बैठी थी। अब हर वर्दी को मालूम था, उनके पीछे अब सिर्फ एक सरकारी कुर्सी नहीं, पूरी जनता खड़ी है। रिंकू की रिहाई हुई और महिला आयोग ने संज्ञान लिया। राज्य स्तर पर घोषणा की गई, महिला अधिकार और पारदर्शी थाना व्यवस्था के लिए बेलवा मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। और तभी नीतू को दिल्ली से निमंत्रण आया, राष्ट्रीय पुलिस सुधार सम्मेलन में मुख्य वक्ता बनने का। सम्मेलन में नीतू ने जो कहा वो सिर्फ शब्द नहीं थे, वो तजुर्बे की आग थी।
मैंने एक थप्पड़ खाया था, लेकिन बदले में इंसाफ का वो दरवाजा खोला जो सालों से बंद था। मैं चिल्लाई नहीं, मैंने रिकॉर्ड किया। मैंने विरोध नहीं किया, मैंने बदलाव को दस्तावेजों में बदल दिया। और आज मैं कह सकती हूं, अगर एक औरत चुप रहकर भी पूरी व्यवस्था को झुका सकती है, तो आप सब कुछ भी कर सकते हैं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। पर नीतू के लिए असली इनाम वो था जब एक छोटी बच्ची ने पंखा झलते हुए मंच पर आकर कहा, मैडम, मुझे भी अफसर बनना है, ताकि कोई और औरत थप्पड़ खाकर चुप ना रहे। 2 साल बीत चुके थे। बेलवा अब बदनाम नहीं, प्रेरणा का नाम बन चुका था। बेलवा मॉडल अब पूरे प्रदेश में लागू हो चुका था। हर जिले में एक जनता संवाद कक्ष, थाने में महिला हेल्प डेस्क और हर एफआईआर का साप्ताहिक सार्वजनिक विश्लेषण। लेकिन यह बदलाव सिर्फ कागजों में नहीं था, वो लोगों की आंखों, चाल और व्यवहार में उतर चुका था। नीतू अब एडीएम के पद पर थीं, लेकिन बेलवा के लोग आज भी उन्हें हमारी मैडम कहकर ही बुलाते थे। हर महीने गांव के स्कूल में वो बच्चों से मिलती थीं, महिला समूहों के साथ बैठक करती थीं और कभी-कभी अकेले चुपचाप बेलवा थाने के सामने खड़ी हो जाती थीं, जैसे अपनी उस लड़ाई की गूंज को सुनने आई हों जो अब भी उनकी रगों में चल रही थी। एक दिन बेलवा की मुख्य सड़क पर एक महिला दौड़ती हुई आई। उसकी गोद में बच्ची थी, चेहरे पर घबराहट और आंखों में पुराना सा डर। मैडम, मेरी बच्ची, स्कूल में कोई उसका पीछा कर रहा है। शिकायत की थी, पर पुलिस कुछ नहीं कर रही। नीतू एक क्षण के लिए वहीं ठिठक गईं, जैसे वक्त ने उन्हें फिर से वहीं पहुंचा दिया हो, जहां वो 3 साल पहले खुद एक थाने में खड़ी थीं, बिना पहचान के, बिना पहचान दिए। उन्होंने उस महिला का हाथ थामा और सीधे थाने ले गईं। इंस्पेक्टर वही था जो नीतू के निर्देशों पर थाने में आया था। उसने तुरंत कंप्लेन दर्ज की और बच्ची को महिला अधिकारी के पास भेजा। उस महिला की आंखों में भरोसे का आंसू था। उसने थाने के बाहर हाथ जोड़ लिए। धन्यवाद मैडम, अगर आप नहीं होती तो। नीतू ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। मैं नहीं, अब ये सिस्टम खुद तुम्हारे साथ है। बेलवा की गलियों में अब लड़कियां अकेली भी चलतीं तो डरती नहीं थीं। एक दिन पंचायत भवन में एक सभा हुई, जहां नीतू को सम्मानित किया जाना था। सभा में एक बुढ़िया आई, वही राजवती, जिसने 4 साल पहले अपने बेटे मोहन की डायरी दी थी। वो कांपते हाथों से एक कागज लेकर आई और बोली, मैडम, मेरे मोहन का नाम अब बेगुनाहों की लिस्ट से हटा दिया गया। आज उसका नाम सरकार के शहीदों की सूची में है। ये सब आपके कारण है। नीतू ने वो कागज अपने हाथों में लिया। पहली बार उनका हाथ थरथराया। उन्होंने मंच पर माइक लिया और कुछ पल चुप रहीं। आप सबको लग सकता है कि मैंने कुछ बड़ा किया, लेकिन मैंने सिर्फ वो किया जो मुझे करना चाहिए था। मैं अफसर थी, मुझे इंसाफ देना था। मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि उस थप्पड़ का कर्ज चुकाया जो मुझे उस दिन मिला था। उस दिन जब एक आम औरत बनकर मैं थाने में गई थी और खास बनने का दर्द लेकर लौटी थी। भीड़ सन्न थी। नीतू ने आगे कहा, आप सोचते होंगे, एक थप्पड़ क्या बदल सकता है? मैं कहती हूं, अगर सही जगह पड़े तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। और अगर कोई महिला वो थप्पड़ खाकर भी शांत रहे, तो समझ जाइए वो सोच रही है कि कैसे पूरा हिसाब चुकता किया जाए। तालियों से सभा गूंज उठी। किसी को नहीं पता था कि मंच पर खड़ी महिला, जिसे आज पूरा प्रदेश जानता था, उस दिन एक सरकारी झोले में रिकॉर्डर लेकर अकेली थाने गई थी। उसी रात जब सब सो रहे थे, नीतू ने एक पुरानी फाइल निकाली। बेलवा केस। उसके आखिरी पन्ने पर अब भी एक कोरा स्थान था। उन्होंने उसमें लिखा, जिस दिन सिस्टम खुद डर से मुक्त होकर न्याय करेगा, उस दिन किसी नीतू को थप्पड़ नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो दिन नहीं आता, तब तक हर गलत थप्पड़ का जवाब सच की रिकॉर्डिंग से दिया जाएगा। उन्होंने कलम बंद की, फाइल अलमारी में रख दी और खिड़की के पास आकर देखा। गांव सो रहा था, लेकिन उसकी आत्मा जाग रही थी। कहानी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन अब वो डर जो बेलवा की दीवारों में छिपा रहता था, वो हार चुका था। अब बेलवा का हर नागरिक जानता था, अगर वो चुप नहीं रहेगा तो कोई भी वर्दी किसी भी आम इंसान को थप्पड़ नहीं मारेगी। तो दोस्तों,
अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।